बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को पूरा कवर किया। अब बिहार में चुनाव हो चुके हैं, अब यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं यूपी चुनावी यात्रा 2027 की। इसी के साथ में हम अपना पहला इंटरव्यू करने आए हैं जनपद औरैया सदर विधायिका गुड़िया कठेरिया के पास। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुड़िया कठेरिया सदर विधायक औरैया से हूँ। और जो ये 27 हमारी है, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। और मैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले हमारी बहुमत की सरकार बनी थी, इसी तरीके से सरकार भी बनेगी। और जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री जी की योजना को लेके मैंने जनता तक पहुंचाई हैं, घर तक, अंदर तक जा करके जाते हैं क्षेत्र में। और मैंने वो काम किया है, करते हैं कि जैसे पब्लिक में बैठते हूँ सुबह, तो लोग ऑफिस में बैठते हैं, मैं खुले में बैठती हूँ। और हमारे पास एक नहीं है, करीब 2-3 विधानसभा के लोग आते हैं, क्योंकि ग्रामीण में मैं अकेली हूँ और मैं जनपद औरैया से अकेली यहाँ जीती हूँ। हमारी विधुना सीट और ये दिव्यापुर ये हार गए हैं। तो आसपास क्षेत्र के लोग मेरे पास आते हैं, चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, मैं जात पात भी नहीं पूछते हैं। और उनका जो भी मदद होती है पूरी करते हैं। और रही बात जो विकास को लेके है, तो मैंने विकास अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का काम करते हो। मेरा निधि का जो है वो भी हमने अक्सर रोडें बनवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं। तो ये काम हमारा चल रहा है। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप एक महिला हैं और आप एक घर से निकलकर, जहाँ पर हम देखते हैं और महिलाओं को ज़्यादातर अपने घर को संभालती हैं, गृहस्थी में उलझी रहती हैं, आप एक महिला होकर और फिर आपने चुनाव लड़ा और चुनाव अच्छे मतों से जीता भी। कैसे आपको ये मोटिवेशन आया और एक महिला होने के नाते क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको भी बताएं। जैसे हमारे बीच में जब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे समाज सेवा करना है, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे बीच में आई हैं। उस कठिनाइयों को पार करते हुए घरेलू घर का काम भी करते हैं। इसके बाद में मैं पब्लिक बेस पर काम करते हैं। और चुनौती बहुत सारी आई, उस चुनौती को मैंने झेला और स्वीकार भी किया कि मैं ये काम करके दिखाएंगे कि महिला ऐसी क्या है जो महिला कर नहीं सकती है। हमारी देखो राष्ट्रपति महिला भी है और हमारी राज्यपाल महिला भी है। तो इस तरीके से महिलाओं के आगे जो चुनौतियाँ आती हैं, उस चुनौतियों को मैंने स्वीकार करते हुए कदम आगे बढ़ाया। आज मैं इस यहाँ पर हूँ जो विधानसभा का नेतृत्व कर रही हूँ। तो मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें आई हमारे बीच में, लेकिन उसको मैंने सारी चीज़ों को पार करते हुए आज ये कठिनाइयों पर, और माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन से और पदाधिकारियों से लेके जो जनपद हमारी औरैया में, सभी ने मेरा सहयोग किया भरपूर। और जब मुझे टिकट मिली तो किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। तो वही नारी सशक्तिकरण को लेके जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि नारी सशक्तिकरण पर वो सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं। जो इसे उत्तर प्रदेश के सारे माफिया और गुंडे, किसी का कहीं अता पता नहीं है। नहीं, पहले और सरकारों में क्या होता था, हमारी जनपद औरैया के आसपास ही इटावा लगता है, सैफई भी है पास में, तो यहाँ गुंडई होती थी। तो हम लोगों के आगे चुनौतियाँ भी थीं कि कैसे बाहर निकलूं। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने आगे देखा है। और माननीय जब से उत्तर प्रदेश के माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, जब से वो गुंडों माफियों को कोई पता नहीं है। भय में अभी देखो आई हूँ बिल्कुल चल के, 7 बज गए हैं। रात के 12 बजे 1 बजे मेरा निकलना आना जाना रहता है। और अगर रास्ते में भीड़ मिलती, मैं पूछती भी हूँ खड़े होकर के, अगर हमारी कोई नारी सशक्तिकरण खड़ी है कि कोई बात है क्या, तो हमें उत्तर मिलता है कि बात कैसे हो सकती है जब हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी हैं, तो हमें भय नहीं है। ये हमारे आगे महिलाओं के आगे जो चुनौतियाँ थीं, तो अब ऐसा वातावरण नहीं है। सबसे ज़्यादा सम्मान दे रही है भारतीय जनता पार्टी।
अभी जब हम इस इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए गांव में, तो हम लोगों ने एक छोटा सा सर्वे किया, गांव के लोगों से मिले, आपके घर के बाहर भी लोगों से हम मिले और उनसे पूछा कि विधायिका जी कैसा काम कर रही हैं। तो हम लोगों ने कोशिश रहती है कि इनके अंदर की भावनाओं को जगाएं, इनके अंदर के सच को निकलवाएं। तो हम लोगों ने पहले थोड़ी सी आपकी बुराई की, आपके लिए ये बोला कि और ये में विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं इन्होंने आपकी बहुत तारीफ की और उन्होंने बताया कि कैसे इस गांव में जो है पानी भरा रहता था, यहाँ यहाँ तक ये उन्होंने बताया। तो आप क्या सोचते हैं कि आप अपने इस क्षेत्र को कहाँ तक पहुँचाना चाहती हैं? मैं जब से विधायक बनी हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं पत्र लिखती रहती हूँ। अच्छा। और मैं हर महीने पे, मेरा जैसे ही महीना होता है कि 1 महीना हो गया, मैं तुरंत लगा देती हूँ। और जिस क्षेत्र में, जिस गांव में जाती हूँ, उस गांव की अगर रोड खराब है तो वहाँ मैं बोलती नहीं हूँ। अगर जिस रास्ते से गुजरे, अगर वो PWD की हो चाहे मंडी समिति की हो, और ये हमारी जैसे महाराज जी ने तुरंत हमारी दी थी। तो हमारे गांव में जब से मेरा गांव बसा था तो वो गांव बहुत कच्चा रोड था, उस तरफ है 500 मीटर का, उसको मैंने बनवाया। और मैंने ऐसे कईयों गांव है, 75-70 रोड है, मैंने अपने जनपद औरैया में इसमें विधानसभा में बनवा डाली है। मैं जिसके यहाँ अगर नाश्ता करने गए या मिलने गए, मैंने देखा कि ये रोड खराब है, मैं तुरंत लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत बनवाती हूँ। और PWD और उसको मैं फ़ोन भी करते रहती अधिकारियों की कि हमारी ये रोड ख़राब है, हमारे इनको आवास नहीं मिला है, ये विधवा पेंशन नहीं बनी है, और ये हमारे विकलांग हैं, इनको आवास नहीं मिला है। तो ये चिंता मैं करती रहती हूँ और खुले में काम करती हूँ और विकास पर सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ। कि आप भी जानते हो कि महिला को घर में भी काम पसंद, वही बाहर है, और विश्वास के साथ मैं काम करती हूँ। और हमारे अधिकारी भी हैं जो हमारी विधानसभा में, तो जो मेरा फ़ोन जाता है तो वो सुनते भी हैं, हाँ, उस काम को करते भी हैं। अभी जैसे हम आ रहे थे, औरैया से आ रहे थे, और औरैया से जब फफूंद की तरफ चलते हैं तो रोड जो है, मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ वो रोड नहीं बन पा रही है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि कहाँ पर समस्या आ रही है? क्या ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है? किस वजह से वो रोड जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है? ये जो आप औरैया से जब वैसे गुजरे होंगे तो पहले औरैया बाहर निकले होंगे तो एक नहर मिलती है। नहर के 200 मीटर लमसम वो खराब है रोड, और वो पुलिया भी खराब हो गई है। तो मैंने इसके लिए प्रस्ताव महाराज जी को, और फिर आगे आके ये पढ़ीन का नदी का पुल जो सपा की सरकार में, वो अथफर अभी एक उसका पुल बनने को है जो छूट गया है। फिर उसके तीसरे नंबर पे आ जाओ शेरपुर सरैया, तो वहाँ भी ऐसे ही 100-200 मीटर का ही टुकड़ा छूट गया है। और मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी समय से, मतलब मुझे लगता है 2022 के चुनाव के पहले से भी ये खराब है। क्या वजह है जिस वजह से नहीं हो पा रही है? ये लमसम 2000 नहीं, 2016 का ये पड़ा है, जो सपा की सरकार जब थी तो इसको छोड़ दिया गया था। इसके वजह से कि लोगों ने मुआवजा वहाँ ज़्यादा उसके मांगा था, तो लोगों के घर टूटे। तो वो मुआवजा के कारण मुझे लगता है कि उन लोगों ने इस पर स्टे लगाई है। ये क्या, मैं कईयों बार दे चुके हैं। तो अब की बार मैंने सिर्फ इसी को मांगा है पहले नंबर पे, कि ये जो 2-3 टुकड़े हमारे हैं और मेन रोड के हैं, 4 लेन आती है जिसमें मेन यही है, जो 2-3 ये खराब पड़ जाते हैं, जिससे 5 मिनट 10 मिनट खराब हो जाते हैं। तो मैंने मांग इसके लिए कर रहे हैं, हो सकता है अब की बार ये पास हो जाएगा। यदि मैं आपके रिपोर्ट कार्ड की बात करूं तो सदर विधायिका गुड़िया कठेरिया ने जनपद औरैया के लिए क्या काम किया है? मैंने जब से मैं विधायक बनी हूँ तो मैंने विकास के नाम पर, जैसे मैंने बताया कि अपनी निधि से मैं सारे विकास कराते, रोडें करवाती। एक हमने ये मुरादगंज से लेके फफूंद, ये भी एक बहुत रोड खराब थी जिससे 10 करोड़ की पास करी हुई है। इसको भी, वो भी बन गई है। और ये कि बाबरपुर से फफूंद के लिए जाते हैं, ये भी पास बन चुकी है रोड। विकास के नाम पर जो है इस जनपद औरैया, चाहे नगर पालिका हो, उसमें हम पत्र लिखते हैं विकास के लिए, नाली नाला खरंजा हमारे, तो वहाँ या नगर पंचायत 800 हो चाहे बाबरपुर हो, उसके सबके लिए मैं काम कर रही। और ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, काम भी हमारे बहुत अच्छा दे रहे मुख्यमंत्री जी, कि सबसे ज़्यादा फोकस करे। देखो हमारी पुलिस लाइन भी बन रही है,
तो ये इसके लिए भी पहले हमने मुख्यमंत्री जी से बताया था, तो उन्होंने उद्घाटन किया था। तो पुलिस लाइन से लेके और हमारा शेर घाट वाला जो यमुना नदी का पुल भी है, उस पर भी निर्माण चल रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े हमारे काम हुए हैं। एक अभी शायद बीजलपुर में, तो जालौन को औरैया को दोनों को जोड़ता है। तो इस रोड को स्वीकृत करने का महाराज जी ने ये काम किया है और हो सकता उस पर भी जल्दी निर्माण होगा। तो मैंने बताया कि जो विकास के नाम पर मैं लगी रहती हूँ और फोकस भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यकाल में काम हो जाए। और शुरुआत एक ये है कि भीखेपुर से जेहुका के लिए जाते थे, तो हमारे चुनाव में इतने इतने बड़े गिट्टे पड़े थे। जब मैं जाती थी तो कम से कम 1 घंटा लग जाता था जेहुका के लिए और उधर बेड़ा पट्टे के लिए। मैंने पहले नंबर उसी को महाराज जी को लिखे दिया, तो वो तुरंत रोड उन्हें स्वीकृत करके 26 करोड़ की वो रोड बनी थी जेहुका से भीखेपुर के लिए। बिल्कुल अच्छा रोड बन गया। तो मैं जब से बनी हूँ काफ़ी कार्य महाराज जी ने यहाँ जनपद औरैया पुर का अच्छा आशीर्वाद है और आगे भी अभी करते रहेंगे। और ये 27 की है जो तैयारी पूर्ण तरीके से है और हमारी सरकार भी बनेगी और मैं भी यहाँ से सीट निकाल के देंगे फिर से दोबारा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शासन में कानून व्यवस्था में एक समस्या देखने को मिल रही है, आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे। पुलिस की जो है व्यवस्था में ये देखने को मिला है कि पुलिस अपनी गुंडागर्दी या पुलिस जो है लोगों के साथ बदतमीजी बहुत कर रही है, जबकि पुलिस को क्या होना चाहिए, पुलिस को आम जनता के प्रति हमेशा एक सौंदर्यपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। कई लोगों का ये कहना है कि जब हम FIR लिखाने जाते हैं तो पुलिस हमसे बदतमीजी करती है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, जांच नहीं कर रही है पुलिस अपनी मनमर्जी बहुत कर रही है। क्या 2027 में ये हमारे जो लोग हैं ये इस वजह से वोट नहीं दे सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या पुलिस व्यवस्था में ये मनमानी बढ़ रही है? नहीं, जैसे रही बात प्रशासनिक है, जैसे पुलिस सुरक्षा को लेके, तो ऐसा तो खैर नहीं है। जैसे मैं फ़ोन करती हूँ, कोई भी हमारा कार्यकर्ता जाता, मेरा ये कहना है कि आराम से उनको बैठा लिए, उनकी बात सुनिए। और अगर इस तरीके से कोई भी अभद्रता करता है हमारे कार्यकर्ता के साथ में तो मैं बख्शती नहीं हूँ। तो यहाँ पे तो ऐसी समस्या नहीं हो। प्रदेश की जो बात कहो तो जो काम करने लायक है तो वो तो कर ही रही है, और अगर प्रशासनिक की ढिलाई है तो इसके लिए महाराज जी बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस की गुंडाई चल रही है, कानून व्यवस्था फैल हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ कानून व्यवस्था ये देखो कि हम सुरक्षित हैं, उसके लिए पुलिस भी काम कर रही है। अगर कोई घटना घटित होती है तो पुलिस भी वहाँ पर उपस्थित होती है। महिला बटालियन, महिला पुलिस के लिए जो गठन किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस की मनमानी चले और महाराज जी चुपचाप बैठे रहें। इसमें तो किसी की मनमानी नहीं चल पाई है और ना वो चलने देते हैं। पुलिस भी अपने उससे अनुसार काम कर रही है। अगर ऐसी कोई बात है तो उस पर हम लोग ध्यान दे के अवगत कराते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती है तो वो हम उस पर कार्रवाई यहाँ से, जैसे SP को है भी कहते हैं कि थाने में उनको सुधार करवा लो, जिससे हमारा कोई कार्यकर्ता जाए तो पीड़ित परिवार की सुनवाई करे। क्या लगता है आपको कि यदि 2027 में आपको दोबारा से टिकट मिलता है, ऐसे कौन कौन से विकास के कार्य हैं जो रह रहे हैं जिनको आप करना चाहेंगी? अब 2027 में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने कार्य किया है, करते तो सभी हैं, मानते हैं। जैसे मैंने एक ये महिला होने के नाते और मैं कार्य करती हूँ, तो मुझे 2027 भी मिलेगी, 27 में टिकट भी मिलेगी और बहुमत के साथ में सीट उससे ज़्यादा निकाल के देंगे। पहले मैं 23,000 से जीते थे, 23,500। अब की बार मैं 30 से प्लस 50 पर जाएंगे। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जनता के साथ जिस तरीके से बैठती हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। रही बात सरकार की है, सरकार बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनेगी, क्योंकि भूमि माफिया गुंडा उनको कहीं पता नहीं है। जो हमारे किसान भाई से लेके सभी को जो फायदा हुआ, किसानों को किसान सम्मान निधि, गरीब परिवार में बेटियों की शादी नहीं कर पाते थे, सामूहिक विवाह से शादी करने का मुख्यमंत्री जी ने भार उठाया कंधों पे। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिससे सरकार द्वारा मिल रही हैं लोगों को, अनाज भी मिलता है। तो ये सरकार उत्तर प्रदेश में एक भय के रूप जो चाहते हैं मुख्यमंत्री को, पूरे प्रदेश में नहीं,
आंध्र प्रदेश में उनके जाइए, उनका इतना क्रेज है। वो पूछते, एक बार मैं वहाँ गई थी भरतपुर, तो वहाँ पे ये बताया जाता था कि ये बाबा की विधायक आई है, भाई इनसे कुछ मत कहना, ये बाबा की विधायक है। तब मुझे लगा कि प्रदेश से ज़्यादा आंध्र प्रदेश में महाराज जी का जो क्रेज है, तो प्रदेश में सरकार बनेगी। और ऐसे मुख्यमंत्री जी की बहुत ज़रूरत है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की सुरक्षा जिस तरीके से दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या कौन सी सरकार हो सकती है। आपने सारी चीज़ें बताई कि किस प्रकार से आपने विकास किया। जब आप एक विधायिका हैं, आपके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, आप अपने घर के लिए टाइम निकाल पाती हैं? मैं अब आई हूँ, करीब 11 बजे के निकले हैं। सुबह मैंने करीब 40-50 लोगों को यहाँ पर जब हमारे यहाँ बुआ लगती है बैठते हूँ मैं, तो सारे लोग आ चुके थे। मैं उनको 10 आध घंटा दे के सबका फ़ोन करके इसके बाद गई। मैं सुबह जगती हूँ, सुबह 5 बजे जगे। उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा एक बार हो जाता है। आप ही करते हैं? मैं करती हूँ। अच्छा। और झाड़ू पोछा के बाद में अगर काम करने आते हैं तो उनको साफ़ सुथरा मिलता, तो वो ये जानते हैं कि ये घर हम ही करते हैं साफ़। मैं खाना भी बनवाती हूँ घर पे। और मैं आपको बनाने का टाइम मिल जाता? मुझे बनाने को बताया ना, मैं सुबह 5 बजे जगते हैं और सुबह 5 बजे जग के पहले घर का काम समेटते हैं। किचन में मुझे कहीं बिखेर नहीं मिलना चाहिए, मैं खुद करती हूँ। अच्छा। तो उसको मुझे कौन चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी क्या है, उसमें पेपर लगाना, ये करना, अलमारी में ये सामान रखना, कपड़े लगाना। और कपड़े अगर प्रेस पे नहीं जा पाते हैं तो मैं अपनी ड्रेसन पे या साड़ियों पे मैं खुद प्रेस करती हूँ। अच्छा। अभी आप हमारे घर में देखेंगे तो कहीं बिखेर नहीं मिलेगी। हाँ, मैं अभी बिहार में कई विधायकों के पास गया, तो जो आरजेडी के विधायक हैं उनके घर पे ऐसी हालत थी कि मतलब वहाँ पे खाट पड़ी है, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, गिलास फैले हैं। लेकिन आपके घर पे जब मैं आया तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक। मैं सबकी ये आपने पाले हैं या किसी और ने? ऐसा है, मेरे गांव में जो देसी कुत्ते हैं तो छोटे छोटे थे, मैंने उनको सबको दूध पिलाना डालने लगी तो सबरे आने लगे। तो 5-6 किलो की रोटी बनवा के उन दूध में डलवा के, हम लोग दूध नहीं पीते, सारे कुत्तन को अच्छा देते हैं। फिर हम सबसे पूछेंगे कुत्तन को दिया कि नहीं दिया। जब वो नहीं मानते, मैंने खाओ मेरी कसम कुत्तन के खाना गया कि नहीं, तो वो बताते हैं कि दे के आए। तो ये, और घर वालों ने, लेबर जो काम कर रही उन्हें खाना खाया कि नहीं खाया, उन्हें दोपहर में दिया था कि नहीं दिया था। मतलब ये हमारा पर डे का यही है, आज से नहीं है। मैं जब से अपनी सोच संभाले हैं कि मैंने गरीबती भी बहुत झेली है, उस गरीबती के हिसाब से मैं अब इस जगह पर हूँ, तो मुझे वही चीज़ याद आती है जो मैंने गरीबती में झेली थी। अच्छा। हाँ, तो मैं किसी को भूखा नहीं रहने दे सकते हैं। और साफ सफाई की शुरू की आदत हमारे जब घर में अंदर जाएंगे तो ये कहेंगे कि मैम के यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो ये इस तरीके से मैंने देखा है। और लोगों की मदद करना, कोई भी आता है, अगर कोई किसी का पिता या भाई या कोई ख़त्म हो जाता, ख़त्म तो हो ही गया, मैं सरकार की मदद भी दिलवाते हैं और मुख्यमंत्री जी के लिए लेटर भी लिखते हैं कोई बीमारी के लिए। फिर उसके बाद में कुछ ज़रूरत पड़ती तो मैं धन भी दे देते हैं अपने पास से कि जाइए कुछ उसमें अपने कुछ कार्यक्रम करना, उसमें लगा लें। ये हमारा रहता है। जब 2022 के टिकट बांटे जा रहे थे तो आपको मतलब किसने मोटिवेशन दिया कि नहीं आप भी अप्लाई कीजिए, बीजेपी में आपको टिकट मिल जाएगा? शुरुआती जो मोटिवेशन मिला वो आपको कैसे मिला? 2017 में एक ऐसे ही, मैं आगरा में हमारे हस्बैंड यूनिवर्सिटी में थे बाबू, तो रामशंकर कठेरिया जी वो अपने वहाँ से सांसद थे। तो मैं जनता को देखती रहती थी कि ये आए, गरीब आए लगी लाइन में, तो मेरे मन में आता था कि ऐसा समाज सेवा हम क्यों ना करें। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था, साधारण नौकरी करे, 2 बच्चे थे बीटेक करे। तो धीरे धीरे मैं बच्चों से बैठ के, और रात में बैठती थी तो ये कहते थे, ये बताइए मैं अगर एमएलए का टिकट मांगूं तो कैसा रहेगा। तो मतलब घर में हंसते थे बात कर कर के। तो एक दिन मैंने उनसे कहा सांसद जी से कि हम अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारी मदद कर देना। तो वो मेरी बात को मखौल करने लगे, मतलब मजाक सी बनाने लगे। तो मैंने कहा कि मैं अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे, तो उसी को लेके और ऊपर वाले की मर्जी होगी
मैंने उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं अपनी औरैया में आई, जिलाध्यक्ष जी से मिले और मैंने कहा कि जहाँ पर बैठक हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं आऊँगी। तो धीरे धीरे मैंने आना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू किया, गांव में जा जा के मतलब अपना परिचय बनाया। तो 17 में फिर मेरा खूब नाम चला और मैं टिकट नहीं मिल पाई तो कोई बात नहीं, मैंने कहा समाज सेवा है और दंगल में 2 आते हैं, 4 10 आते हैं, लेकिन जीतना हारना एक ही। जो हारने वाले को खुशी होना चाहिए जरूर, जो जीतता है उसको तो खुशी है ही, लेकिन उतनी खुशी हारने वाले को रखना चाहिए अपने दिल में कि आज मैं हारी हूँ, कल तो जीतेंगे। तो इस तरीके से फिर नहीं मिली तो मैं आगे चलते रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन माननीय सुनील बंसल जी थे, उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया महिला मोर्चा का। मैं मांगने नहीं गए थे, सिर्फ उन्होंने मेरा काम देखा, मुझे महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया। मैंने 1000 महिलाओं का गठन किया। कहीं पर बैठक होती थी तो 2-3 से महिला मेरे साथ जाती थी। फिर इसके बाद मुझे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, मुझे नहीं पता था महिला मोर्चा का। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया, फिर मुझे जिला मंत्री मेन बॉडी का बना दिया। फिर वो भी हमें पता नहीं, जब पता लगा कि आप जिला मंत्री बन गई तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। फिर इसके बाद मुझे जिला पंचायती अध्यक्षी SC हो गई थी, तो मुझे सूचना आई कि आपको चुनाव लड़ना है। अच्छा। तो हमने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से बोला कि मुझे भागनगर में लड़वाना, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें उसमें अछल्ला लड़ाएंगे। तो मुझे अछल्ला लड़ाया तो हमें लमसम 9000 वोट मिला। अच्छा। 9000 9,500 वोट मिला, मैं 1000 से हार गई। तो मुझे अंदर से कुछ झटका लगा कि मुझे लगता अब हमें आगे ये टिकट नहीं देंगे, लेकिन वो वोट पर्याप्त थे क्योंकि यादव का बहुत ज़्यादा वहाँ गांव पड़ते थे। तो मैं फिर गई प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, मिले, मैंने कहा सर मुझे इतने वोट मिले थे तो अब हमें लोकसभा विधानसभा की टिकट हम आपसे अपील करते हैं, मैं जीत के देंगे। तो वो बोले तुम ये हार गई हो। तो मैंने कहा हारने से कोई दिक्कत नहीं, देख लो हमारे इतने वोट मिले। हारने से गलतियां भी पता चलती हैं। हाँ, गलती कहाँ करी है। मैंने कि यादवों का गढ़ था और मैंने 10,000 कुछ कम वोट पाए हैं और अब हमने कि आगे मुझे चांस देना। तो बोले ठीक है आगे काम करो फिर देखेंगे। तो मैं फिर भी लगी रही, लेकिन ये है मैं टूटते नहीं थे। मुझे अंदर से विश्वास था कि मैं कामयाबी में सफल होंगे, ये मेरा चलता रहता था मन में और ऐसा लगता था कि हमें ये काम में कामयाबी मिलेगी। तो हम फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे जैसे ही 22 आई तो मैं जब सबसे मिले और मेरा नाम भी ज़्यादा नहीं चल रहा था, लेकिन संगठन में अंदर से काम देख के वो अपना बना चुके थे कि मुझे इनको लड़ाना है। अच्छा, आपने टिकट मांगा था नहीं मांगा था? मांगा था। अच्छा। आवेदन इतने जोरदारी से नहीं कि होर्डिंग ये दुनियादारी आपने ऐसा कर दिया था अप्लाई, ये नहीं हाँ कि हाँ हमें ये मतलब अंदर से नहीं था कि ये हमें इस तरीके से टिकट मिल जाएगी, लेकिन हम अपने उसमें कार्य में जारी थे। तो जब फिर इसके बाद में मुझे 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो हमें अपना ये सौंपा तो मेरे हाथ पैर कँपने लगे। मैंने कहा जब मुझे खबर जैसी रात में देखा, लोगों की बधाइयाँ आई, लेकिन मैं धन्यवाद ये देना चाहते हैं अपनी विधानसभा के सभी छोटे से बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का कि 1% मेरा कहीं विरोध नहीं हुआ था कि आपने टिकट किसको दे दी। नहीं, जैसे विरोध होने लगता है लोगों का, तो वो नहीं हुआ। उसी के अनुसार अभी भी मैंने यही काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि हमसे नाराज़ ना हो पाए। कोई भी आया, कैसा भी काम है, अगर हमारा व्यक्ति है वो मेरे पास आया, मैंने तुरंत फ़ोन किया है कि हमारे दोनों लड़के आए, इनको बैठाल के सुलझा दो और इनमें विवाद ना हो पाए। घर के लड़ गए हैं, आज लड़े हैं, कल सलाई हो जाएगी। मैं इस तरीके से फ़ोन करती रहती हूँ। तो ये मैं आपके सामने हूँ और धन्यवाद देते हैं संगठन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं फिर 27 में इसी तरीके से आपके सामने आशीर्वाद से बैठेंगे और सेवा अभी मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे जनरली हम सोचते हैं कि हमें समाज सेवा करनी है, काश हम विधायक होते, काश हम सांसद होते, लेकिन कभी कभार हम ये भी सोचते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। और चूंकि आपने बताया कि आप एक नॉर्मल घर से थी, ऐसा भी नहीं था कि आपके पास करोड़ों रुपए हो, अरबों रुपए हो और आपका बैकग्राउंड भी ऐसा हो। तो ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति से चुनाव लड़ना चाहे और चूंकि आपके पास बैकअप भी नहीं था, उसके बावजूद आपके अंदर मोटिवेशन था। आपने बताया कि आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यक्रम में, सभाओं में आप जाते थे। तो क्या
हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें यदि आप 0 से उठे हैं तो भी आप मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। ये आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे। उनकी माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। आपने भी देखा, सभी जानते भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं। ऐसे ही हमारे ज़्यादा कोई वो नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जो ज़मीन में एक सफाई कर्मी तो उनको तनख्वाह मिलती है, जो बिल्कुल वैसे जो हम ऐसे लोग टिकट देते हैं और हम लोग जीत जाते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी पार्टी है कि गरीब से गरीब लोगों को एक सम्मान मिलता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी औरों पार्टी में एक दलितों की पार्टी ज़रूर है माननीय मायावती जी की, लेकिन उसमें टिकटें जिस तरीके से दी जाती हैं वो सब जानती हैं कि वो माया की बेटी हैं, वो माया से लीन रहती, तो उसमें तो संभव हम संगठन का है ही नहीं, क्योंकि हम गरीब आदमी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी में ज़मीन से, जैसे मैंने बताया कि रैली में करती थी, 2-2.5 से महिला मेरे साथ जाती थी, तो मैंने ये भी बहुत मुश्किल की बात है कि आप 200-250 महिलाओं को घर से निकाल कर उनको रैली में लेके जा रहे हैं, नॉर्मल बात नहीं है। वीडियो में डालूं तो उसको आप देख लेना। तो ऐसे करते थे, जैसे हमारे बूथ अध्यक्ष है, हमारे मंडल के हैं, हमारे ठीक ठाक पदाधिकारी हैं, मैंने कह दिया कि भैया ट्रैक्टर दे दो, गाड़ी भरवा दो। ट्रैक्टरों पे लोग बैठ के जाते थे, गाड़ियाँ छोड़ के हमारे उससे, तो किसी ने ट्रैक्टर दे दिया, किसी ने अपनी गाड़ी भेज दी, तो इस तरीके से किसी ने खाना की व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने करा दी। तो इस तरीके से हमारा ये रूल रहता था, चलता रहता था। तो हम उसी तरीके से काम करते रहते। और जो भारतीय जनता पार्टी में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, और वो बुला के टिकट देते, सिर्फ तुम्हारी मेहनत होना चाहिए। हाँ, मेहनत से अगर तुमने काम किया है, और हारना नहीं चाहिए, मेहनत करने वाले को सम्मान वहाँ पर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एक समान हम सब लोग बैठ के एक थाली में खाने वाले हैं, चाहे मेरा छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे किस समाज से हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है इस पार्टी में। तो बहुत अच्छी पार्टी है, जो हम संगाथी एक गरीब परिवार से उठा करके आज टिकट दी, और सभी हमारे संगठन से लेके हमारे कार्यकर्ताओं ने लेके आज मुझे विधायक बनाया। तो मैं विधायक नहीं, मैं एक चपरासी लेबर की तरीके से अपने को मानते हैं कि आप सबका दायित्व बड़ा है, हमसे बड़ा दायित्व है। जो बनाने वाला होता है वो बड़ा होता है। मैंने देखा है लोगों को, हमसे कहते, मेरी वीडियो जाते हैं, बहुत से विधायक बोलते हैं कि कैसे पागलों की तरह बैठ जाती है, तैयार होके बैठा कर। मैंने कहा, जिस पब्लिक ने, जिस जनता ने मुझे चुना है, उसके सामने हम पैर ओढ़ के और बड़ा वो सज बज के क्या करना मुझे। हमें उन्हीं के बीच में बैठ के काम करना। अगर मेरी कार्यकर्ता कहीं हम बैठे हैं, ज़मीन में बैठे हैं, तो मैं वहाँ बैठ के बातें करने लगते हैं। ये हमारा शेड्यूल रहता है। तो इसी तरीके से बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी हमारी है, जिससे मतलब भय भात का नहीं, चाहे जिसके साथ रहो, कोई डर भी नहीं है। और वो पार्टी में मैंने देखा है कि महिलाएं इतनी नहीं, सपा की पार्टी है जो समाजवादी पार्टी, उसमें महिलाएं इतनी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में पैर धरो तो महिला, नारी सशक्तिकरण को लेके इतना बढ़ावा दिया है। और सरकार हमारी है जो नारी अंदर का काम से लेके बाहर का सब संभालती है। अब आप लोग तो कमा के देते हैं, संभालती तो वही है। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। मेरे 3 सवाल और रहेंगे, ज़्यादा आपने काफ़ी समय दे दिया हमें। पहला, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, सबके साथ सबका विकास, वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ठाकुर हैं और वो ठाकुरवाद ही कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सबके साथ सबका विकास की रणनीति पर काम हो रहा है? जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के अनुसार काम करते हैं। तो ये उनका विश्वास एक तो ये हो गया कि जनता का जो जिस तरीके से विश्वास है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमें विकास करा रहा है, उन्हें दिया, जैसे आवास से लेके किसानों की सम्मान निधि से लेके, और अभी जो पुलिस में भर्ती हुई है, लोगों को निष्पक्ष नौकरी मिली है, ना कोई पैसा, ना कोई, चाहे हर समाज का
समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि उसमें परिवारवाद है, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समाजवादी पार्टी में वो है कि परिवारवाद है, तो वो परिवार को पहले देखते हैं, नौकरी है तो कौन है, फला यादव, वो लिस्ट बन के चली गई। लेकिन इसमें सबका साथ, सबका विश्वास, चाहे वो किसी समाज का हो, अगर वो लायक है तो उसको नौकरी मिली है, अगर वो लायक है तो उसको विकास के तौर पर देख लो, किसी भी समाज का हो सभी का विकास होता है। तो ये और ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो काम करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक है। दूसरा, 2027 में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी आपके अनुभव से? जितनी 2022 में हमारी सरकार ने बनाई थी सीटें, जो मिली थी वही सीटें मिलेंगी। बताया ना कि उत्तर प्रदेश में 27 में बहुमत से सरकार मिलेगी, और ये तो अपनी जमानतें बचा लें वही बहुत है। अच्छा। और हमारे जो घर की महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जिनके अंदर जुनून है, आप एक महिला हैं और आप एक विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है, और जो माफिया गुंडों को जो बिलों में छिप गए, पता ही नहीं है कहाँ चले गए हैं, तो महिलाओं को ये मैं संदेश देना चाहते हैं कि सबसे बढ़िया पार्टी यही है कि हम सुरक्षित हैं। जो नारी का सम्मान है और हमारा सम्मान जो सुरक्षित है, इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं हो सकती। और सभी नारियों, महिलाओं का यही एक नारा, वो मतलब काम कर रही हैं और कह भी रही, समूह द्वारा जो समूह गठन किया है सरकार ने, तो वो अपने तौर पर काम भी कर रही हैं और लोगों को संदेश भी दे रही कि एक ये पार्टी ऐसी है कि हमें रोजगार भी मिला है, हम अपना परिवार भी चला रहे हैं, हम अपने चाहे अचार से लेके चाहे मसाला का काम सब महिलाएं कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी, तो काम करने वाले के लिए तो भारतीय जनता पार्टी है, और जो खाने को दे रही है पार्टी, जो सुरक्षा दे रही है, चाहे रात में चाहे दिन में जाओ, चाहे जहाँ जाओ बिना भय भात, चाहे बैंक से पैसा निकाल के आओ, कोई की दम नहीं है कि छेड़ दे। अगर वो छेड़ता है तो उसका भी पूरा काम करवा दो। ट्विटर पे उसकी वीडियो आ जाती है। जी तुरंत है। तो हमारे बिल्डोजर बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, तो वो सभी जानते हैं कि उनका बिल्डोजर तैयार है। बिल्डोजर बाबा हमारे किस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी परेशान नहीं है। ये हमने बात की जनपद औरैया सदर विधायिका गुड़िया ठठेरिया से, और जानने की कोशिश की कि उन्होंने कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं, और ये भी जानने की कोशिश की कि 2027 में लोगों का क्या रुझान है, क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये भी जाना कि किस प्रकार से एक निम्न स्तर से एक महिला घर से निकलकर घर का चौथा चूल्हा मैनेज करते हुए किस प्रकार से आज समाज सेवा में आगे बढ़ रही है, और किस प्रकार से आज एक विधायिका के रूप में लोगों के साथ खड़ी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विधानसभा क्षेत्र के साथ। धन्यवाद।